नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मोदी जी के मॉडल की असलियत क्या है? क्या ये मॉडल सपने दिखाकर वोट खींचने का है, सब्ज़बाग दिखाकर जनता को बरगलाने का है? क्या ये मॉडल देश को मिसलीड करने का, गुमराह करने का है? और मोदी जी हर बार एक नया मॉडल, एक नया सपना सब्ज़बाग दिखाकर चुनाव जीतते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कोई पूछता नहीं कि पीछे मुड़कर वो जो मॉडल था उसका हुआ क्या, उन वायदों का क्या हुआ, और जो पत्रकार जिसको मोदी जी से सवाल करना चाहिए था आपके लिए, वही पत्रकार मोदी जी के कदमों में लेटा हुआ है। तो सवाल इस बात का है कि जो देश से छल हुआ या फरेब हुआ या देश को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया सपने दिखाकर, उस पर सवाल कौन करेगा, उसकी असलियत को बेनकाब कौन करेगा और आपके सामने कौन रखेगा? और मुझे लगा कि जो हौसला आपने दिया है, जिससे मुझे हिम्मत मिलती है, आज इस मॉडल की मैं तह हटाना चाहता हूं, इसे बेनकाब करना चाहता हूं, फैक्ट फिगर के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, और एक एक करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो मॉडल दिखाया गया है इसकी असलियत क्या है। और ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह के सब्ज़बाग, इसी तरह के सपने जिनको देखकर लोग कहीं ना कहीं, कोई अंधभक्त हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई गुमराह हो रहा है, वो देश को एक दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। वीडियो जरूर देखिएगा आज का। दोस्तों, ये शेर आपको याद आ रहा है, बब्बर शेर, मेक इन इंडिया का। एक समय था जब मोदी जी ने इस शेर को हर मंच पर, हर बीजेपी की रैली में इस शेर को बड़ा करके प्रोजेक्ट किया, और उन्होंने वादा किया, ऐलान किया और सरेआम किया कि देश में हर कस्बे में, हर शहर में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां होंगी, कारखाने ही कारखाने होंगे, और इतने कारखाने होंगे कि वो करोड़ों रोजगार पैदा करेंगे और चीन को पीछे छोड़ देंगे। और जो हमारा हिंदुस्तान है, ये दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, मेक इन इंडिया। और इसी के बाद उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के बाद हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। मैं इससे पहले कि उधेड़-बुन करूं, इस शेर के जो ये जितने भी व्हील्स लगे हैं, पुर्जे लगे हैं, उस हर पुर्जे को अलग करूं आपके लिए। जरा मोदी जी को भी सुन लीजिए, वो क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री बनने के बाद, कि उन्हें बड़ा दुख होता था कि कांग्रेस के टाइम पे या 70 साल पहले किस तरह से लोग, खासकर उद्योगपति, देश छोड़कर चले जाते थे। हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो जाता था, प्रतिभा चली जाती थी। मैं इसको रोकूंगा, और हमने इसको रोकने में कामयाबी पा ली है। सुनिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ है मेरे देश को कि मेरे ही देश के लोग अपना देश छोड़कर के जाने के लिए मजबूर हो जाए? आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं, तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े, वो स्थिति हमें बदलनी है। और मैं पिछले कुछ महीनों के अनुभव से कहता हूं कि हम ये बदल चुके हैं। मोदी जी के इरादों से और वादों से तो ऐसा ही लगा वोटर को कि दुनिया भर में जितने भी देश हैं, मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, दुबई, यूएई, यहाँ पर जितने भी हिंदुस्तानी कारोबारी हैं, ये सब वापस आएंगे और हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। कोई सॉफ्टवेयर की फैक्ट्री शुरू करेगा, कोई टेक्सटाइल की शुरू करेगा, कोई स्टील सेक्टर में जाएगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा, और फिर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। देर नहीं लगेगी। ये सब बातें थी और लोग यकीन करके कमल पर बटन दबाने लगे, घर घर बटन दबा, बहुमत मिला मोदी जी को। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, आंकड़े क्या कहते हैं? और मैं आंकड़े अपने नहीं दे रहा हूँ, मैं आंकड़े मोदी जी की सरकार के ही दे रहा हूँ, और वो आंकड़े जो सदन में रखे गए, और आंकड़े सुनकर आप भी हिल जाएंगे। हकीकत यह है कि 2014 के पहले की जो तस्वीर थी और आज की जो तस्वीर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में देश के तकरीबन 7,000 बिलियनर्स, करोड़पति, अरबपति, जिनकी आमदनी साल भर की 8 करोड़ से ज़्यादा की थी, देश छोड़ चुके हैं,
देश से चले गए। और रोज़ाना इस देश से 600 से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। जबकि 2014 से पहले ये जो फिगर था, ये जो संख्या थी, बिल्कुल आधी थी। यानी अब दुगने लोग बाहर जा रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं। यकीन नहीं, विपक्ष की बात सुन लीजिए। पर आपको जान के ताज्जुब होगा कि इनमें से अधिकांश हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। 7,000 लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 7,000 people are those whose annual income is more than 8 crore as per the government declared returns. अब दोस्तों कल्पना कीजिए, कहाँ तो मोदी जी कह रहे थे कि वो अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, अबू धाबी, दुबई, सऊदी अरब से जो अमीर भारतीय हैं उनको वापस लाएंगे, जो पैसे वाले एनआरआईज हैं उनको वापस लाएंगे और यहाँ उनके कारखाने स्थापित करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आज की तारीख में 7,000, मोर देन 7,000, 7,000 से ज़्यादा इस देश के जो अमीर नागरिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, जिनकी आमदनी साल भर में 8 करोड़ से ज़्यादा है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, इस तरह के जो करोड़पति हैं 7,000 से ज़्यादा, वो हर साल देश से छोड़कर विदेश जा रहे हैं और वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं, वो अपना व्यापार लेके जा रहे हैं। और सोचिए ये अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान। मैं कारण पर आऊँगा, लेकिन पहले आप ये देखिए इस ग्राफिक्स में कि हमको, आपको, देश को, मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है इनसे, आर्थिक नुकसान हो रहा है। और एक ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, और गरीबी भी रिकॉर्ड गरीबी है, उस वक्त ये छोड़कर जा रहे हैं। और क्या असर है आप खुद देखें ग्राफिक्स में। ये जो ज़्यादातर लोग यूएसए माइग्रेट कर रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, 7,000 से ज़्यादा है। और साथ ही साथ जब ये नागरिकता छोड़ते हैं तो इनका पैसा भी बाहर जा रहा है, और उस पैसे की वजह से देश में जो इंडियन बैंक्स हैं इनकी हालत ख़राब हो रही है। टैक्स जो है कलेक्शन हमारा कम हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पैसे वाले लोग टैक्स देते थे वो भी जा रहे हैं। तो टैक्स की एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, उसमें एक लॉसेस हैं। ये लोग जो बिजनेस में पैसा डालते थे वो हमें लॉस हो रहा है। इक्विटी स्टॉक मार्केट में ये जो पैसा डालते थे वो अब बंद हो रहा है, कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर जीडीपी घट रही है इनके जाने से, क्योंकि इनका परिवार भी जा रहा है, इनके एसेट्स भी जा रहे हैं, इनका बिजनेस भी बाहर जा रहा है, सब कुछ रिलोकेट हो रहा है, सब कुछ रिलोकेट हो रहा है। उनकी फैक्ट्री यहाँ बंद होके कहीं और फैक्ट्री शुरू हो रही है। अगर सॉफ्टवेयर का बिजनेस है तो यहाँ बंद होके, चेन्नई में बंद होके, या बॉम्बे में बंद होके, या गुड़गांव में बंद होके वो दुबई में शुरू हो रहा है, या फिर वो आप कह सकते हैं कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। तो ये जो माइग्रेशन है रिच इंडियंस का, जो सिटीजनशिप छोड़ के जा रहे हैं, ये लॉस है, ये लॉस है इंडियन इकॉनमी का। और एक ऐसे समय पर जब आपकी और हमारे देश की जो इकॉनमी है वो स्ट्रगल कर रही है। लेकिन ये तस्वीर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी। ये जो एक्सरे रिपोर्ट है इस पर सरकार सदन में चर्चा नहीं करेगी। ये वो हकीकत है जो मोदी के मॉडल की पोल खोलती है, मेक इन इंडिया की पोल खोलती है, $5 ट्रिलियन इकॉनमी की पोल खोलती है। अब ये जो उद्योगपति हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, ये जो पैसे वाले हिंदुस्तानी हैं, जो अपना पासपोर्ट छोड़ रहे हैं, जो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, ये जा कहाँ रहे हैं और क्या लेकर जा रहे हैं? एक नज़र इस ग्राफिक्स पे देखिए तो तस्वीर थोड़ी सी और साफ होगी। और मेरी कोशिश है एक एक चीज़ मैं आसानी से समझाऊंगा। मैं बिल्कुल भी फाइनेंशियल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, मैं वो अकाउंटेंट की भाषा में बात नहीं करूंगा, मैं निर्मला सीतारमण की ज़बान में नहीं बोलूँगा। एकदम सिंपल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और बहुत आसानी से समझ आएगा अगर आप गौर करके मेरी बात सुनेंगे और हर तस्वीर आप देखते चले जाएंगे। ये तस्वीर एक और देखिए, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की बड़ी बढ़िया कंपनी थी, जैसे टेक महिंद्रा है, HCL है, टाटा की TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है। इन सब के हेडक्वार्टर धीरे धीरे, भले ही ये हिंदुस्तान में हो इनका, लेकिन मेन बिजनेस इनका माइग्रेट होके USA जा रहा है, खासकर कैलिफोर्निया जा रहा है, सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, जहाँ पर एप्पल हैं, जहाँ पर फेसबुक है, जहाँ पर दुनिया की बड़ी कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट जैसी, ये कंपनियाँ माइग्रेट हो रही है। और इन्हीं के पीछे पीछे तमाम कंपनी, कुछ USA जा रही हैं, कुछ कनाडा जा रही हैं भारत से, कुछ UAE जा रही हैं।
इसी तरह से जो हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल बिजनेस है, जिसमें हम दुनिया में कभी लीड करते थे, आपको जान के हैरत होगी कि ये टेक्सटाइल बांग्लादेश शिफ्ट कर रहा है, वियतनाम शिफ्ट कर रहा है, और कई मामलों में टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग में, जी हाँ, बांग्लादेश ने हमें पीछे छोड़ा है कई पैरामीटर्स पर। हैरत होगी आपको जान के। फाइनेंशियल, ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं आज हिंदुस्तान में, आपके शहर में, जिसका ऑफिस या तो दुबई है या सिंगापुर है। क्यों है ऐसा, ये भी मैं आऊँगा। लेकिन बहुत से जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनी हैं, जो कारोबार करते हैं, या तो दुबई में बैठ गए हैं जाके, या सिंगापुर में बैठ गए हैं, या कुछ लोग लंदन में हैं। माइनिंग भी एक बड़ी इंडस्ट्री थी, और तमाम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से ये अफ्रीका शिफ्ट हो रहे हैं। कोई कॉन्गो में है, कोई ज़ाम्बिया में है, कोई साउथ अफ्रीका में है। स्टील एक बड़ा सेक्टर था, और ये भी आपको जान के हैरत होगी कि अफ्रीका शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ से कई जैन्स, वैश्य कम्युनिटी के जो, या मारवाड़ी कह लीजिए या गुजराती कह लीजिए, जो डोमिनेट करते थे इस इंडस्ट्री को, अफ्रीका में जा रहे हैं। फार्मा, दवा बनाने में हम वैसे ही दुनिया में चीन के बाद नंबर 2 देश हैं, और इसमें बहुत सी कंपनियां अफ्रीका में चली गई। तो ये जो माइग्रेशन है, ये चौतरफा माइग्रेशन है, 360 डिग्री माइग्रेशन है। और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो उद्योग हम वापस लेके आ रहे हैं। दरअसल हो उल्टा रहा है, या यूं कहें कि जो एक्सरे रिपोर्ट है वो हम उल्टी देख रहे हैं, है कुछ और, दिखाया कुछ और जा रहा है। अब दोस्तों, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि वो दुनिया भर से जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको लेकर आएंगे और उनका कारोबार यहाँ स्थापित करेंगे, कारखाने लगाएंगे, लेकिन आपने देखा हो एकदम उल्टा रहा है, रिवर्स माइग्रेशन। जिनको लाना है उनको तो ला नहीं पाए, और जिनको यहाँ रोकना था वो चले गए और जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारे बिजनेसमैन, क्यों जो पैसे वाले हिंदुस्तानी हैं, जो अपना कारोबार यहाँ करके बहुतों को रोज़गार दे सकते थे, इकॉनमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दे सकते थे अपना, वो क्यों जा रहे हैं? और ये क्रम, ये जो आप कह सकते हैं जो माइग्रेशन है, इसमें तेज़ी मोदी जी की सरकार के दौरान क्यों आई, इसको समझने की ज़रूरत है। मैंने कोशिश करी, कई बिजनेसमैन इस तरह के जो हैं, जिनके मंझोले धंधे हैं, मीडियम स्केल में काम करते हैं, स्मॉल स्केल में काम करते हैं, स्टार्टअप्स हैं जिनके, या जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री रीलोकेट कर ली, उनसे बात करी, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आना चाहते थे। लेकिन उनका जो जिस्ट है, उनका जो क्रक्स है, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 चीज़ उन्होंने कहा कि साहब, मोदी जी भले कुछ कहें, ईज़ ऑफ बिजनेस की बात करें, हकीकत ये कि आज भी इनकम टैक्स परेशान करता है, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, परेशानी होती है। कभी कभी ईडी पीछे लग जाती है अगर ज़रा सा कोई ट्रांजैक्शन कहीं कुछ गड़बड़ हो, और भी सरकारी एजेंसियां जो हैं वो उनको परेशान करती हैं। और दूसरा, हमारे देश का टैक्स जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है, जीएसटी ने और भी परेशानी करी। तो पहला जो पॉइंट है वो टैक्स ज़्यादा देना और बुरा बर्ताव, सम्मान नहीं, ऐसा वो कहते हैं। दूसरा बड़ा कारण कि बैंक उनको उनकी शर्तों पर या सही शर्तों पर लोन नहीं देते। जिस तरह से अडानी को या मानी को, इनको जिस तरह से लोन दिया जाता है, या अडानी के आगे जिस तरह से बैंक पीछे जाते हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी, उस तरह से बैंक इस तरह के जो उद्योगपति हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, उनके साथ वो पेश नहीं आते। तो एक कारण ये भी है कि बैंक मदद नहीं करते। तीसरा, उनका कहना है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, जो फ्रेट है, महंगा है बनस्पत विदेश के। और मोदी जी के आने के बाद इसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिला, कोई रियायत नहीं मिली, कोई भी राहत नहीं मिली। कहा बहुत कुछ मोदी जी ने, किया कुछ नहीं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भले गडकरी की कुछ हाईवेज शोकेस किए जाएं, लेकिन हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी, जो बहुत आप कह सकते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रीज़ के लिए, जस का तस है और महंगा भी है। एक और बड़ा कारण राजनीतिक माहौल, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, हिंदू मुस्लिम, ये तू मैं, जुलूस और फलाना, ये सब जो होता है, और उससे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती है, या कहीं ना कहीं व्यापार में वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, वो भी एक कारण है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब एक डिक्टेटोरियल रिजीम है, जैसे कोई तानाशाह हो, अगर कहीं मोदी जी के बारे में हम उल्टा कह दें, या हमारा थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ झुकाव हो, या समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव हो, या आरजेडी की तरफ झुकाव हो, अगर हमारे रीजनल पार्टीज़ की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव है और पता लग गया सेंट्रल एजेंसीज़ को, तो समझ लीजिए बिजनेस चौपट होने जा रहा है। तो ये भी एक लोगों का कारण है। छठा ये है कि प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है,
पैसा आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ऑफ लिविंग या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रास नहीं आता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। इसलिए कुल मिलाकर माहौल कुछ ऐसा है कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, और ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, सरकार के हैं। अब दोस्तों, मोदी जी का ये जो मॉडल है मेक इन इंडिया का, ये जो शेर है, जब ये शेर नहीं दहाड़ा या इसने दुम दबा ली या कारखाने बंद होने लगे, और ख़ासकर नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद जो समस्याएं हमारे देश के बिजनेस नेटवर्क में आई, तो ये शेर तो हाशिए पे चला गया। लेकिन मोदी जी को चुनाव जीतना था हर बार की तरह, और फिर एक नया जुमला गढ़ा गया, या आप यूँ कह सकते हैं एक नया मॉडल सामने लाया गया लोगों के लिए, और ये मॉडल था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और इसमें मोदी जी ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, बड़ी बड़ी सभाएं करी, कॉन्फ्रेंसेस करी, उनको लाइव किया गोदी मीडिया के चैनल्स में, अखबार में खूब इश्तिहार दिए गए, और कहा गया कि देश अब खड़ा हो रहा है, देश अब स्टार्टअप इंडिया होने जा रहा है, गली गली कस्बे कस्बे इनोवेशंस होंगे, और हम एक ताकत बन जाएंगे चीन की तरह। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और मोदी जी ने कहा कि इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस बड़ा आसानी से हो, हर तरह की सुविधा दी जाए एंटरप्रेन्योर को। ये सब बातें कही, एक बार वो बातें सुन लेते हैं, फिर बात की बात करेंगे। हिंदुस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहा है, और दुनिया में पहली बार हुआ 42 अंक, 42 अंक, 42 अंक, हम आगे निकल गए, हमारी ऊंचाई बढ़ गई, हमारे नाम बढ़ गया देश का। अब दोस्तों, मोदी जी ने जब स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया इस स्कीम को लॉन्च किया, इस सपने को बेचा, ये सब्ज़बाग दिखाया, तो फिर गोदी मीडिया ने तमाम हिंदुस्तान की कंपनियां, जैसे पेटीएम, उस वक्त पेटीएम को प्रोजेक्ट किया, कहीं ओला को प्रोजेक्ट किया गया, कहीं ओयो को प्रोजेक्ट किया। और आपको पता है कि अब पेटीएम का असली मालिक कौन है, किस मुल्क का पैसा लगा, तो आपको पता ही होगा। हुआ ये कि कहीं ना कहीं मोदी जी इस स्कीम को, इस मेगा ड्रीम को भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, जिसको उन्होंने हर चुनावी रैली में दिखाया था, बेचा, ज़मीन पर नहीं उतर पाए। हकीकत यह है दोस्तों कि आज की तारीख में बहुत से स्टार्टअप्स दुबई माइग्रेट कर रहे हैं। और मैं अगर सही बोलूं, बिना संकोच बोलूं, तो मोदी जी के जो स्टार्टअप सपना था, उस पर पानी फेर दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दुबई कह सकते हैं आप। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जो सॉफ्टवेयर पावर है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, छोटी छोटी नई दुबई में सेटल हो रही हैं। टेक कंपनीज वहाँ पर जा रही हैं, बहुत सी म्यूज़िक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से, बहुत सी इस तरह की कंपनियाँ जो फिनेंस से रिलेटेड हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ, बॉम्बे की हों या बेंगलोर की हों या गुड़गांव की हों या नोएडा की हों या दिल्ली की हों, धीरे धीरे माइग्रेट कर रही हैं। और उसके पीछे दुबई का एक बड़ा खेल, गोल्डन वीज़ा। अब ये गोल्डन वीज़ा क्या है, इसको आप समझ लीजिए। गोल्डन वीज़ा दरअसल एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी दुबई के बादशाह ने, वहाँ की हुकूमत ने, अमीरात की, जिसने हिंदुस्तानियों को खींचा, और सरकार रोक नहीं पाई, क्योंकि मोदी जी तो दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने में लगे थे, वो पीछे मुड़कर देखते ही कहाँ हैं, और ना ही गोदी मीडिया उनसे सवाल पूछती है। तो इस बीच दुबई ने एक स्कीम लॉन्च करी, गोल्डन वीज़ा। और इस गोल्डन वीज़ा में दुबई की अथॉरिटीज़ ने कहा, एमिरेट्स की अथॉरिटीज़ ने कहा कि कोई भी आदमी हिंदुस्तान का और कहीं का अगर वो हमारे यहाँ व्यापार करना चाहे, तो अब उसको किसी कफील की ज़रूरत नहीं, अब किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है उसको, अब किसी शेख को नहीं पकड़ना, सीधे आप आइए। अगर 2 करोड़ रुपए का भी सालाना कारोबार है तो आप आइए, हमारे मुल्क में आइए, हम आपको सब कुछ देंगे, और सब कुछ नहीं, 10 साल का वीज़ा भी दे देंगे, जितनी बार आना है, जितनी बार जाना है, जो खरीदो, सारी 100% ओनरशिप आपकी, कोई इनकम टैक्स नहीं। यहाँ तो इनकम टैक्स अगर 15 लाख के स्कैब से ज़्यादा है तो लोगों की जेब कटने लगती, नो इनकम टैक्स। और बाकी जो बिज़नेस है उस पर भी बहुत ही, आप कह सकते हैं, फॉर्मल टैक्स आप कह लीजिए। और इसके अलावा जो सालाना कारोबार है उसकी जो, आप कह सकते हैं, उसका जो पैरामीटर था बहुत कम कर दिया। सिर्फ 2 करोड़ का अगर आपका सालाना कारोबार है तो आप गोल्डन वीज़ा के हकदार हो सकते हैं, और आप अपने परिवार को भी ला सकते हैं, और उनको, बच्चों को भी ला सकते हैं। और यही नहीं, हर तरह के बेहतर संसाधन जो शेख को मिलते हैं वही गोल्डन वीज़ा वाले को मिलेंगे। और धीरे धीरे अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर
एक बहुत बड़ा माइग्रेशन हमने स्टार्टअप में देखा, और ये भी एक तरह का भारत में इकोनॉमिक लॉस था। और मोदी जी कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया में भी डगमगा गए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई बुनियादी दिक्कतें आखिर हैं क्या, इस सब्ज़बाग के पीछे का खेल क्या है, होता क्या है। दिक्कत ये होती है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, अब हस्बैंड जो है, पति जो है, वो इकोनॉमिस्ट है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, वो अर्थशास्त्र को समझता है, उसकी जगह आप पत्नी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे तो फिर क्या होगा इस मुल्क का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जिसको बल्ला पकड़ना ना आए और अगर वो हिंदुस्तान में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चलाए और गांगुली तक को छुट्टी कर दे एक चुटकी में, तो फिर क्या होगा। इस तरह का जो मोदी जी ने एक अपने बाराती बनाए हैं सरकार में, जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट जो है वो क्राइटेरिया नहीं है, प्रतिभा क्राइटेरिया नहीं है। मोदी जी का कौन कितना वफादार है क्राइटेरिया जब ये होता है तो सरकारें अक्सर अपने ऐलान में, अपनी घोषणाओं में, या जो भी वो वायदे करती हैं जनता से, उनका पूरा करने में कहीं ना कहीं बिखर जाती हैं। और मोदी जी के साथ भी यही हो रहा है। खुद तो मेहनत करते हैं, लेकिन जो उनकी टीम है उसमें से नवरत्न गायब हैं। और अगर इस पर आप अंदर तक जाना चाहते हैं, माइक्रो लेवल तक, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी योजनाएं, सिर्फ मेक इन इंडिया स्टार्टअप की बात नहीं है, स्मार्ट सिटी, आपके शहर को भी स्मार्ट बनाया जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि 100 से ज़्यादा शहर हिंदुस्तान के ऐसे होंगे जिनके आगे दुबई और सिंगापुर शर्मा जाएंगे। ये भी मोदी जी ने कहा। क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, क्या हुआ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा, जिन पर किसी ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और किसी ने सवाल नहीं किया। आप वोटर हैं, सरकार चुनते हैं, आपको हक है, अधिकार है, पूछने का भी आपको अधिकार है कि जो वादा किया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपकी इजाज़त होगी, अगर आप चाहेंगे, तो मैं आगे और भी इस तरह के प्रोजेक्ट आपके सामने रखूँगा, उसकी हकीकत बयां करूँगा। ज़रूर लिखिएगा अपने कमेंट्स में, अपने आइडियाज़ में। ये आज का वीडियो था और मेरी कोशिश रहेगी कि इस तरह की वीडियो और बनाऊँ अगर आप कहेंगे तो। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, नातेदारों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करिए, आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि आइडियाज़ भेजते रहिए, बातचीत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए आपके साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।